नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैराक पूजा पाटीदार जी। पूजा पाटीदार जी ने बहुत सारे खेल खेले हैं, 39 नेशनल खेल चुकी हैं और हाल ही में आप स्वीडन और इटली में मास्टर्स खेल कर आई हैं, स्विमिंग के लिए आई हैं और स्विमिंग की जानी मानी तैराक हैं। बरसों से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और हाल ही में आपने राजनीति में पदार्पण भी किया है। तो आमतौर पर बहुत कम खिलाड़ी हैं जो राजनीति में आते हैं, लेकिन राजनीति में पदार्पण किया है और भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी के खेल प्रकोष्ठ में भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी। मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद की सदस्य भी आप रही हैं, तो क्या किया आपने क्रीड़ा परिषद की सदस्य के नाम? क्रीड़ा परिषद में मैं जब थी भाई साहब, तो उसमें स्विमिंग मतलब जितने भी गेम्स है उसी टाइम पे एकलव्य अवार्ड के जो अमाउंट्स है ये सब बड़े भी हैं और उसके बाद में नेशनल्स के बच्चों की स्कॉलरशिप और ये सब के लिए भी काम किया। आपको भी एकलव्य अवार्ड मिल चुका है 2002 में जी। अब कितना पुरस्कार राशि कितनी कर दी गई? जी अब 50,000 कर दी गई है। आपको लगता है कि बहुत ही कम है 50,000 रुपए एक इतने बड़े सम्मान के साथ जो राशि मिलती है? जी वैसे अभी तो कम है क्योंकि दूसरी जगह ज्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट से उम्मीद है कि हो सकता है अपने आप पे भी और डबल हो जाएगी। हमारे देश में खासकर हमारे इलाके में स्विमिंग को उस तरह का खेल माना ही नहीं जाता। ऐसे लोग भी इंदौर में मिलेंगे आपको जो स्विमिंग पूल में जाने को बोलते हैं कि मैं नहा के आ गया, ऐसे लोग भी मिलते हैं। ऐसे में कैसा लगता है आपको जब आप स्विमिंग करती हो? स्विमिंग का महत्व लोगों को नहीं पता। जी बहुत मतलब थोड़ा सा बुरा तो लगता है क्योंकि जो स्विमिंग है और मैं जो गेम खेलती हूँ डाइविंग, उसका तो किसी को मतलब मालूम ही नहीं होता कि डाइविंग क्या होती है। जैसे पेपर में लिखा होता है कि प्लेटफॉर्म डाइविंग, तो मुझसे पूछते हैं कि प्लेटफॉर्म डाइविंग क्या होती है। तो इसलिए थोड़ा सा तो बुरा लगता है कि गेम के बारे में जैसे अभी ज्यादा पता नहीं है। बाकी स्विमिंग में 3 तरह के गेम होते हैं, एक डाइविंग, एक वाटर पोलो और एक स्विमिंग। तो स्विमिंग के बारे में फिर भी पता है, लेकिन डाइविंग और वाटर पोलो के बारे में थोड़ा कम पता है। और आप डाइविंग में? जी मैं डाइविंग करती हूँ। ये बताइए, आप इतने देशों में घूम के आई हैं, खेल के आई हैं, डाइविंग करके आई हैं, स्विमिंग करके आई हैं, इटली में आप होके आई हैं, इसके पहले स्वीडन में गई हैं, तो उन देशों में और अपने यहाँ क्या अंतर है ट्रेनिंग के लिहाज से, खिलाड़ियों के लिहाज से? भाई साहब वहाँ पे जो स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं उनको सिर्फ स्पोर्ट्स पे ध्यान देना, बाकी उनके ऊपर कोई जवाबदारी नहीं होती है। आज अपने यहाँ जो बच्चे हैं उनको उनकी पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, उसके बाद में उनको उनके गेम पे भी ध्यान देना, प्लस उनके जॉब पे भी ध्यान देना और उनको दूसरी भी परिवार की जो जवाबदारी उस पर भी ध्यान देना रहता है। तो इसलिए वो पूरा कॉन्सेंट्रेट गेम्स के ऊपर इतने अच्छे से नहीं कर सकते जितने फ्रीली वहाँ के बच्चे कर सकते हैं। और साधन सुविधा के और साधन सुविधा भी अपने यहाँ पे बिल्कुल बहुत कम है। जैसे हमारा गेम डाइविंग है तो उसमें जो सेफ्टी बेल्ट और वो जो होते हैं, ट्रेम्पोलिन है। आज जैसे नेहरू पार्क में बहुत बच्चे हैं जो नेशनल प्लेयर हैं, बहुत मेडल्स भी लेते हैं, मगर उनके लिए जिम्नास्टिक की, ट्रेम्पोलिन की कोई व्यवस्था नहीं है। वो हो जाएगी तो मेरे ख्याल से वो बच्चे भी ऐसे हैं जो इंडिया लेवल पे और अच्छे से मेडल्स ले सकते हैं। इंदौर में 2 स्विमिंग पूल हैं जो जहां डाइविंग की सुविधा उपलब्ध है, जो ठीक ठाक डाइविंग आप कर सकते हैं। लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर और एक नेहरू पार्क। लेकिन वहां मैंने सुना कि बहुत दिक्कत होती है डाइवर्स को, तैराकों को, क्योंकि आम लोग होते हैं स्विमिंग पूल में और जब ट्रेनिंग चलती है तो ऐसा नहीं कि केवल ट्रेनिंग ही चल रही है, प्रशिक्षण ही चल रहा है, ऐसा होता है? बिल्कुल भाई साहब, जो तरण पुष्कर स्विमिंग पूल है वहाँ का जो डाइविंग बोट है वो बिल्कुल अभी झरझर मतलब बिल्कुल खराब हालत में है। और वहाँ स्प्रिंग बोट जो डाइविंग होती है वो बहुत अभी तक लगे नहीं है, वो शायद लग जाए तो वहाँ पे भी प्रैक्टिस अच्छे से हो सकती है। लेकिन अभी सिर्फ डाइविंग बोट नेहरू पार्क पे अवेलेबल है। और नेहरू पार्क पे भी क्या है कि जो बच्चे हैं उनके लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं है। गर्मी की छुट्टियों में जरूर दिन दोपहर में वो 1 घंटा प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी आम दिनों में क्योंकि स्कूल से रहते हैं तो शाम को जो 5 बजे के बाद जो कॉमन टाइम है उसी में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो कोई नीचे से जा रहा है स्विमिंग करके, वो जब हटेगा, जब अपने को डाइविंग करनी है उसका वेट करो, वो हटे जब करना, वो लोग ऊपर आ जाते हैं कूदने के लिए, फिर उनको मना करो भैया अभी तुम नीचे रहो, अभी बच्चे करेंगे प्रैक्टिस। ऐसी बहुत सारी दुविधा है अभी अपने। इंटरनेशनल में मास्टर्स में आपको कांस्य पदक भी मिल चुके हैं जी। क्या खूबी आपकी रही डाइविंग में? भाई साहब वहाँ वर्ल्ड मास्टर चैंपियनशिप में टॉप 6 लोगों को मेडल्स दिए जाते हैं और वहाँ पे जो मतलब खूबी ये रही कि मैं जो प्लेटफॉर्म डाइविंग करती हूँ
जी। प्लेटफॉर्म डाइविंग इसलिए हम लोगों की अच्छी होती है क्योंकि वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म रहता है, उस पर कोई स्प्रिंग बोर्ड्स या वो नहीं रहता है। जैसे जो 4th फ्लोर है, 3rd फ्लोर है, वहाँ प्लेटफॉर्म डाइविंग रहती है, वो सब जगह के सेम है। फॉरेन में भी वैसा का वैसा है जैसा यहाँ पे। मतलब हमारी जो कमजोरी थी कि हमने स्प्रिंग बोर्ड नहीं लगा पाए, तो मजबूरी में प्लेटफॉर्म से डाइव कर रहे हैं, तो उससे आपने अपनी खूबी बनाई। जी हाँ, तो वो प्लेटफॉर्म डाइविंग वो है कि वो सभी के लिए एक जैसी है, तो उसमें जी मास्टरी होने के कारण मेडल्स लगा। आपकी माता भी, मम्मी भी जी मेरी डाइविंग करती हैं? नहीं, मम्मी डाइविंग नहीं करती थी, मम्मी स्विमिंग करती थी। अच्छा। वो ब्रेस्ट स्ट्रोक करती थी और उन्होंने मतलब बहुत लेट चालू किया। उन्होंने शादी के बाद नेशनल्स खेला, तो उन्हीं से उनके साथ 3 साल की थी जब स्विमिंग पूल जाती थी, तो मेरे कोच ये लोग डाइविंग करवाते थे, तो मैं देखती थी कूदते हुए। मगर पापा की जॉब बैंगलोर इधर रहने के कारण फिर मैं 2000 मतलब मैं 9 साल की हुई जब से स्टार्ट की डाइविंग। और फर्स्ट नेशनल में तो मेडल नहीं लगा था, मगर तीसरे नेशनल से फिर मेडल की जो शुरुआत हुई तो फिर वो अभी तक चल रही है। मैंने सुना कि बाहर के देशों में खासकर स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, वहाँ जो डाइविंग करते हैं लोग, उन्हें सुरक्षा के लिए बहुत इंतजाम होते हैं, सेफ्टी बेल्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती है। हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं? नहीं भाई साहब, अपने यहाँ ये कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पे सब लोगों को सेफ्टी बेल्ट रहते हैं, वो डाइविंग करते हैं तो पानी के ऊपर ही उनको वो हो जाता है, मतलब छोड़ दिया जाता है, मगर पानी में नहीं डालते हैं, तो उनको कभी चोट की तो कोई वही नहीं लगता है। और अपने यहाँ तो बच्चे बेचारे चोट खा खा के डाइविंग सीखते हैं। मतलब यहाँ सीधे पानी में डाइविंग करना है, वहाँ उनको सेफ्टी बेल्ट बना है, पानी से ऊपर ही रोक देते हैं। पानी की चोट बहुत जोर से लगती है और ऐसा भी होता है कि उसमें लाल लाल छाले भी आ जाते हैं कभी-कभी। और वहाँ पूरी शूटिंग करते हैं, उसके बाद खिलाड़ी को दिखाया जाता है कि आपने इस तरह से। जी वैसा बिल्कुल वैसा होता है वहाँ पे, लेकिन अपने यहाँ पे अभी उसकी कमी है। इंदौर में कहीं कुछ ऐसी सुविधा है? नहीं, इंदौर में तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने इतने सम्मान पाए, 39 आपने नेशनल खेले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने खेले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक जीता, आपको सरकारी नौकरी का ऑफर नहीं मिला? वैसे मैं 10th में थी जब पंजाब पुलिस का जरूर ऑफर था, मगर जब मुझे उसमें जाने नहीं कि मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं राजनीति में जाऊं। मतलब 10वीं में ही आपने तय कर लिया था जब आप 10वीं कक्षा में थी कि आपको सरकारी नौकरी नहीं करनी, या पंजाब जाने से आप पंजाब नहीं जा रहे थे, MP में ही रहना था। अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। और मध्य प्रदेश में उस वक्त गवर्नमेंट जॉब पर बैन लगा हुआ था। जी। हमारे इलाके में ठंड के 3-4 महीनों में तो लोग बड़ा मुश्किल घुसते हैं स्विमिंग पूल में, और बारिश में भी बहुत बार स्विमिंग पूल में कोई जाता नहीं है। ऐसे में आपको प्रैक्टिस करने के मौके तो बहुत कम हो गए, सीमित हो गए। भाई साहब, हम लोग तो 12 महीने प्रैक्टिस करते थे जी। जब डाइविंग करते थे, मतलब नेशनल्स में परमानेंट जब भी जाना है तो उसके पहले प्रैक्टिस करते हैं। मगर जो एक ये दुविधा है कि अपने यहाँ पे ऐसा पूल नहीं है कि जिसमें पानी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहे। इंडिया में है ऐसे पूल, जैसे तालकटोरा स्टेडियम है, यहाँ पानी मेंटेन रहता है मतलब टेम्परेचर के हिसाब से, इसलिए वहाँ 12 महीने प्रैक्टिस भी होती है। मगर अपने यहाँ नहीं, इसलिए 4-5 महीने बिल्कुल स्प्रिंग बोर्ड तक नहीं लग सकता स्विमिंग पूल में, तो ये तो आशा करना बेईमानी है कि वहाँ पानी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाएंगे। जी, पानी का टेम्परेचर, हाँ ये तो सोच सकते हैं, लेकिन अब स्प्रिंग बोर्ड लगा तो हो सकता है कि अब हो जाए। इसके अलावा और कौन से खेल खेलती हैं? वैसे मैंने हॉर्स राइडिंग भी सीखी, कराटे भी सीखे हैं, और बैडमिंटन भी खेलता है, टेबल टेनिस भी खेला, कराटे भी सीखे, लेकिन स्केटिंग भी करी। अच्छा, पुरस्कार आपको, अवार्ड आपको? मेन गेम यही था मेरा, डाइविंग। अच्छा, एकलव्य पुरस्कार आपको मिला जी, तो क्या आशा लगी थी आपको कि अब आगे जाना है, या आप रुक गई? नहीं, 2002 में आपको एकलव्य मिला था, 10 साल पहले जी। फिर आप क्यों रुक गई? रुकी तो नहीं थी, उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में मेडल लिया और फिर सीनियर नेशनल भी खेला, नेशनल गेम्स भी खेले, लेकिन आगे चल ही रहा है सिलसिला। लेकिन उसके आगे विक्रम अवार्ड के लिए अब ट्राई करूंगी। क्या उसके लिए भी ट्राई करना पड़ता है खिलाड़ियों को? भाई साहब, बिल्कुल ट्राई करना पड़ता है, क्योंकि एकलव्य अवार्ड में 140 पॉइंट होने के बाद भी 1 साल नहीं दिया गया था, कुछ दिक्कत आ गई थी पॉइंट्स की। मतलब अपने वहाँ दूसरे गेम्स के लिए इतना महत्व नहीं जितना क्रिकेट के लिए। क्रिकेट को हमारे यहाँ बहुत ज्यादा तवज्जो है, स्विमिंग या दूसरे खेलों को तवज्जो नहीं। दूसरे गेम्स को कम है, और आपके खेल को तो और बहुत ही कम है, जिसके बारे में लोग डाइविंग और स्विमिंग में अंतर नहीं जानते। बिल्कुल सही बात है कि डाइविंग को तो अभी लोग मतलब ज्यादा अच्छे से नहीं पहचान पाते। आप राजनीति में आने का कैसे आपको शौक हुआ, कैसे आपकी रुचि जागी कि राजनीति में आए, और वो भी बीजेपी की राजनीति में? संघ की कार्यक्रम तो भी बचपन से, मतलब संघ पसंद था मुझे। उसमें जैसे सुबह जितने भी होते, पापा भी जाते थे कभी कभी,
मगर राजनीति में आना तो इसलिए था कि कुछ करना है, और कुछ जब तक उसमें जाएंगे नहीं तो कुछ बदलाव कैसे करेंगे। क्या बनना चाहती हैं आप राजनीति में जाके, क्या करना चाहती हैं, क्या बदलाव चाहती हैं और किस पद तक पहुंचना चाहती हैं? पद की तो ऐसा है कि चांद छूना है, तो इसलिए उसको अभी बांध के नहीं रखा है कि कहाँ तक जाना है। बस इच्छा ये कि जिस भी काम में जाऊं एक नंबर 1 करूं, और ऐसा कोई काम नहीं करूं कभी जीवन में कि जिससे मुझे बाद में तकलीफ हो। आप पढ़ी लिखी हैं, महिलाओं के लिए कोटा है राजनीति में और सुविधाएं, क्या आपको लगता है कि राजनीति महिलाओं के लिए आसान होगी? भाई साहब, हर चीज आसान नहीं होती है, उसको हासिल करना है। और दिक्कत यह है कि कोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेहनत करते जाओ, कोटा नहीं होगा तो भी हासिल हो जाएगा। कोटे से कोई बात हासिल हाँ, नहीं? कोटे से मुझे नहीं लगता कि जो काम करने वाली महिला है उसको कुछ फर्क पड़ना है, क्योंकि वो तो कोटे भाइयों के कोटे में ही चले जाते हैं, कभी भाभी, कभी दीदी, कभी पर आजकल जो चीजें चल रही है कि पार्षद पति, कई जगह विधायक पति, ऐसा भी चलता है। हाँ ना, तो इसलिए तो कोटा काम करने वालों के लिए कोई मायने नहीं रखता है। काम करने वाला तो हर जगह पहुंच जाएगा बिना कोटे के। इस राजनीति के क्षेत्र में जहाँ बहुत सारी गुटबाजी है, बहुत सारे पैसे हैं, कई जगह गुंडागर्दी भी है, अपराधियों से सांठ-गांठ है, प्रशासन में पहुंच है, लोगों के घर घर जाके संपर्क करना है, बहुत पैसे पैसे भी लगते हैं आजकल राजनीति में। भाई साहब, मेरे को लगता है पैसे से ज्यादा टाइम और व्यवहार लगता है। वो दोनों चीज हो तो पैसा कोई मायने नहीं रखता, वो भी अपनी जगह पे है, मगर ये दोनों चीजें हुई तो फिर सब जगह पहुंचना आसान है। ऐसा क्योंकि इस देश में राजनीति में जाने को लोग अच्छा नहीं मानते आमतौर पर। लोगों को लगता है कि सरकार खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, चलिए सरकारी नौकरी मिल जाएगी, नौकरी पालें, शान से बैठे, आजीवन नौकरी करेंगे, तनख्वाह मिलेगी, खेलते रहेंगे अपने, इसके अलावा पेंशन मिलेगी। ये सब छोड़कर, ये सब चीजें आपने छोड़ दी। राजनीति में तो हर साल हर दिन परीक्षा देनी होती है, हर जगह चुनाव लड़ना होता है, और चुनाव जीतने के बाद भी अगर मंत्री भी बन जाते हैं तो इस बात की गारंटी नहीं कि अगली बार फिर मंत्री बन ही जाएंगे। भाई साहब, ऐसा है कि चैलेंज लेने में तो मजा ही, और स्पोर्ट्स में रहे तो हमेशा कंपटीशन से तो कभी डर नहीं लगा, मगर ये है कि जब तक उसमें जाएंगे नहीं, जब तक बदलाव होंगे नहीं। वैसे खेल में भी बहुत राजनीति होती है, हर क्षेत्र में राजनीति है, मगर एक बार राजनीति में जाके हर चीज को सुधारना है, और कोशिश यही है कि बस समाज सेवा करना है, उसमें जाके ज्यादा अच्छे से समाज सेवा हो सकती है। किस खेल में बहुत ज्यादा राजनीति है आज की तारीख में? वैसे हर खेल में, क्रिकेट में भी है, स्विमिंग में भी है, डाइविंग में भी, सब गेमों में होती है। आपको कैसी राजनीति का शिकार होना पड़ा या कैसे सामना हुआ आपका? खेल की राजनीति की बात कर रहा हूँ जी। कैसी राजनीति होती रही? खेल की राजनीति में तो ऐसा मतलब ज्यादा अपने मुझे नहीं सहना पड़ा, लेकिन मैं जैसे देखती हूँ कि जैसे क्रिकेट के लिए बच्चे जा रहे हैं तो उनके अच्छा क्रिकेटर है तो भी उसका सिलेक्शन नहीं होता, दूसरे का हो जाता है। या नेशनल्स में भी जैसे हम लोग जाते थे तो एक दो भर्ती तो ऐसी हो जाती थी जिससे कभी ढंग से करा ही नहीं हो, जो नेशनल स्टेट के लायक नहीं, वो भी नेशनल खेल रहे हैं। तो राजनीति तो हर जगह मतलब होती है। मतलब भाई भतीजावाद हुआ? भाई भतीजावाद तो होता है, उसमें पक्षपात होता है। कभी आपको कटु अनुभव हुआ इस बारे में? हाँ, बुरा तो लगता है। जो आपने कभी किया भाई भतीजावाद? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं करा, क्योंकि मैं आप कोच भी हैं, आपने कभी भाई भतीजावाद? नहीं भाई साहब, क्योंकि कभी आप पे दबाव आए कि ये किसी नेता का कि ये भाई हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा भाई भतीजा, इसको आगे बढ़ा दो? नहीं, ऐसा कभी आया भी नहीं, और भगवान की कृपा रही तो आएगा भी नहीं। आएगा भी नहीं? आपको आएगा भी नहीं, और मैं कर भी नहीं पाऊंगी। राजनीति में आने के बाद जी किस तरह आपकी दिनचर्या होती है अभी? दिनचर्या तो ये रहती है कि सुबह जाती हूँ, जॉब भी करती हूँ, मैं स्विमिंग सिखाती हूँ, तो सुबह 10 से 11:30 वहाँ जाती हूँ। उसके बाद में मेरी जो कार्यकर्ता दीदियाँ हैं उनसे मिलना होता है, कुछ काम है किसी का तो उससे मिलके फिर उसका काम करके फिर बाकी टाइम पे गरीब महिलाएं जो बीपीएल कार्ड है उनके लिए कुछ न कुछ गतिविधियां चलती रहती है। आपकी सामाजिक गतिविधियां ज्यादा है राजनीति से बढ़कर? राजनीति से बढ़कर जैसे राजनीति के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको जरूर अटेंड करती हूँ, बाकी मेरे समाज। आपका प्रिय नेता कौन है? मेरे प्रिय नेता तो दो है। कौन कौन? कैलाश जी और रमेश जी। अच्छा, आपको इंदिरा गांधी ने प्रभावित नहीं किया, आपको शिवराज सिंह चौहान ने प्रभावित नहीं किया, आपको सोनिया गांधी ने प्रभावित नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है, शिवराज सिंह चौहान जी भी बहुत अच्छे हैं, इंदिरा गांधी जी ने नहीं किया जरूर, क्योंकि उनसे मेरे को कभी अटैचमेंट ही नहीं, मतलब ऐसा उनमें कुछ अच्छा ही दिखी नहीं मेरे को। आपको इंदिरा गांधी में कोई अच्छा ही नहीं दिखी? नहीं, क्योंकि उन्होंने हमेशा मतलब खुद के परिवार को ही आगे बढ़ाया ना। उनके बाद भी राजीव गांधी जी, अब सोनिया जी चल रही, फिर राहुल जी चलेंगे, बाकी कांग्रेस ने कभी दूसरे परिवार को कभी तो सभी ने तो बढ़ाया। आडवाणी जी भी अपनी बेटी को बढ़ा रहे हैं,
शरद पवार अपने बच्चों को बढ़ा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो भी एक वो तो शादी में उनको तो किसको बढ़ाएंगे? कैलाश जी हैं, शिवराज जी हैं, ये सब एक मिडिल क्लास लोग थे और अपने बलबूते पे वहां तक पहुंचे, किसी के मतलब परिवार के उससे नहीं पहुंचे, खुद की मेहनत से पहुंचे। तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी जिसमें मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं। कैलाश जी की और रमेश जी की तारीफ करके कोई लॉलीपॉप चाहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोगों का तो एक परिवार है जिसमें दादा भाई साहब सब, हम वहाँ पे राजनीति नहीं होती, वहाँ सिर्फ परिवार वाले, सिर्फ परिवार वाले परिवार जैसे मतलब माहौल है, वहाँ कोई राजनीति। जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं आपके खेल में, उन्हें आप क्या सलाह देंगी, क्या करें? मैं नए खिलाड़ियों को तो बस यही बोलूंगी कि अपने लक्ष्य पे चलते जाओ, सफलता जरूर हासिल होगी। लक्ष्य से कभी भी डगमगाना नहीं। हो सकता है कि एक बार कंपटीशन हारे, लेकिन दूसरी बार अपना गोल्ड मेडल पक्का ही है। पूजा जी, आप हमारे स्टूडियो आई, आपने हमें डाइविंग के बारे में, स्विमिंग के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में और राजनीति के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। नए खिलाड़ियों को आपने सलाह भी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।